अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। कृषि में पॉली हाउस की उपयोगिता और शासन द्वारा मिलने वाली सहायता। अगेती कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करके ले सकते हैं अच्छी आय। केंचुआ खाद कैसे है लाभकारी, एक किसान का अनुभव। महंगी सब्जियों और फूलों की खेती यदि खुले में लगाते हैं तो भारी वातावरण में सूखा, पाला, बारिश और कीट बीमारियों के कारण भारी नुकसान हो जाता है। फलस्वरूप किसानों की दिन रात की मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसे में प्रदेश के किसान आधुनिक तरीके से पॉली हाउस व नेट हाउस का उपयोग करके खेती करें तो महंगी सब्जियों और फूलों को इन समस्याओं से काफी हद तक बचाया जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ सब्जियां, फूलों की खेती से अधिक पैदावार लेकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार। दो फायदे हैं, एक तो बेमौसमी सब्जियों का भाव अच्छा मिलता है, दूसरा प्रोडक्शन इसका 5-6 गुना होता है। खुले में जितना किसान ले पाता है उससे कम से कम 5-6 गुना इसकी प्रोडक्शन होती है। तो इसमें सब्जियां, फूल इत्यादि किसान कर सकता है। जैसे फूलों की खेती खुले में करना संभव नहीं है, और इसमें संरक्षित खेती में फूलों को प्राकृतिक आपदा से बचाकर फूलों की खेती करके और उसको बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो इसी प्रकार सब्जियां हैं, जैसे खीरा, मटर और आपका चेरी टोमेटो है। इस तरह की रंगीन शिमला मिर्च है, कैप्सिकम है, 6-7 तरह की रंग की शिमला मिर्च होती है। इनकी दिल्ली व एनसीआर में काफ़ी डिमांड है, क्योंकि वहाँ कंज्यूमर बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ अगर किसान अपने उत्पाद की मार्केटिंग करता है तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फायदा कमाएगा। पॉली हाउस में किसान भाई पानी की सिंचाई टपका सिंचाई के माध्यम से करते हैं। फोगर्स लगे होते हैं और ड्रिप सिस्टम होती है नीचे में, बूंद बूंद सिंचाई से बेड पर। तो इसमें कम पानी में अच्छी ज़्यादा फसल हो जाती है। दूसरा इसका ये भी फायदा है किसान भाइयों, अगर थोड़ा औसत दर्जे का पानी हो तो खुले में देने से फसलें नहीं देता, परंतु टपका सिंचाई के माध्यम से औसत दर्जे का पानी देकर भी किसान भाई कामयाबी इसमें उठा सकते हैं। तो गर्मियों में जैसे तापमान ज़्यादा होता है तो फोगर चला के हम इसमें तापमान नीचे ले आते हैं और फसल पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है। हमारे जो किसान पॉली हाउस लगवाना चाहते हैं उन्हें लगवाने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि उनके प्रक्षेत्र के अनुसार कौन सा पॉली हाउस ठीक रहेगा तथा सरकार इस पर उन्हें कितना अनुदान दे रही है। किसान कोई पॉली हाउस लगाता है तो इसमें लगभग 35-36 लाख रुपए का 1 एकड़ में ढांचा तैयार होता है, जिसमें 23 लाख रुपए के करीब अनुदान राशि बनती है और 12-13 लाख रुपए किसान हिस्सा होता है। और इसी प्रकार अगर नेट हाउस या वॉक इन टनल लगाता है, इसकी कुल लागत 24-25 लाख रुपए होती है, जिसमें 14.5-15 लाख के करीब अनुदान राशि होती है और बाकी किसान हिस्सा होता है। ठीक है, तो संरक्षित खेती मद में बागवानी विभाग मार्गदर्शन के साथ साथ अनुदान भी देता है। इस पर एक किसान को 65% अनुदान दिया जाता है और ये 4000 वर्ग मीटर तक सीमित है। संरक्षित खेती में पॉली हाउस, नेट हाउस, वॉक इन टनल इत्यादि आती हैं, तो किसान भाई अपनी सुविधा अनुसार व इच्छा अनुसार इसका चयन कर सकते हैं। इसके लिए बागवानी विभाग में खंड स्तर पर उद्यान विकास अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है और जिला स्तर पर जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करें।
तो बागवानी विभाग की स्कीम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रहती है। तो किसान भाइयों से यही अपील है कि नई तकनीक अपनाएं। अब बात आती है इस पर आने वाले खर्चे की। तो पॉली हाउस के विभिन्न मॉडलों को लगवाने पर कितना खर्चा आता है, आइए जानते हैं। पहले मैं ये अपने पॉली हाउस जो है छोटे से छोटे का बताता हूँ। ये है कि जो हमारे पास सबसे छोटा 40 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस, और 40 स्क्वायर मीटर के लिए हमारे को जगह चाहिए 10 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी। इसमें 40 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस बनता है। सरकार दे रही है इसमें 85% सब्सिडी दे रही है सरकार, 15% जो है किसान खर्चा करेगा। किसान की क्या इसमें होगी, किसान जगह जो है 40 स्क्वायर मीटर प्लान करके देगा हमारे को। इसके आगे आता है 111 स्क्वायर मीटर का। 111 स्क्वायर मीटर के लिए जगह चाहिए हमारे को 15 मीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी। इसके लिए इतनी जगह तैयार करके किसान के लिए हम मटेरियल तो वैसे ही फेंक देंगे रोड में और तैयार करके देंगे। और बाकी इसके बाद आता है हमारे पास 250 स्क्वायर मीटर का एक और पॉली हाउस। इसके लिए भी जगह चाहिए हमारे को 24 मीटर लंबी जगह चाहिए और 10.5 मीटर चौड़ाई में। ये बिल्कुल प्लान चाहिए जगह। बाकी किसान की जिम्मेदारी कोई नहीं रहेगी, किसान सिर्फ 15% देगा। इसकी कॉस्ट जो है 2.5 लाख से ऊपर है, 2.5 लाख रुपया। तो 15% किसान देगा, बाकी 85% सरकार दे रही। किसान भाइयों इसके आगे और 500 स्क्वायर मीटर का एक और पॉली हाउस बनता है, जैसे जिसमें हम बैठे, ये 500 स्क्वायर मीटर का हमारा सरकार की तरफ से। इसमें 1000 स्क्वायर मीटर तक किसान के लिए सब्सिडी दे रही है सरकार। किसान भाइयों जो इसमें खर्चा होता है, जैसे जो मॉडल है इसका मैं बताता हूँ थोड़े। जैसे एक आता हमारे पास Z40 का मॉडल आता है, इसमें 84,000 का खर्चा होता है और ये काफ़ी बर्फीले इलाके के लिए फिट है और काफ़ी मजबूत होता है। इसके बाद आता हमारा C40 दूसरा मॉडल आता है और C40 में 66,000 खर्च आता है। इस 66,000 में इसमें से भी 15% जो किसान का होगा, बाकी 85% जो है सरकार पे करेगी। और इसके बाद है C111, इसमें खर्चा होता है 1,50,150 रुपये और इसका भी 15% किसान को देना पड़ता है, बाकी सरकार पे करती है। किसान के ऊपर कोई ज़्यादा बोझ नहीं है। इसके बाद है हमारा 252 मॉडल आता है, 250 का जो पॉली हाउस है। इसमें 2,17,000 के करीब खर्चा होता है और इसके लिए किसान के लिए 15% है, फिर इसके बाकी सरकार 85% देगी। और फिर आ जाएगा 500 स्क्वायर मीटर का मॉडल जो है, 500 स्क्वायर मीटर, इसके लिए 6 लाख रुपए खर्चा होगा और 15% किसान का होगा और 85% सरकार देगी। इसके बाद इसमें इस अमाउंट के आगे एक ड्रिप सिस्टम लगता है इरिगेशन का, इसके लिए भी खर्चा अलग होगा। इसके लिए ऊपर से जो है हमारे ऊपर से 3-4 लाइनें फोगर की लगेंगी, ऊपर से उस फोगर जो है ऊपर से सिंचाई करेगा। अगर ऊपर से जरूरत न पड़ी तो नीचे से अलग से हमारे बेड बने हुए हैं, इन बेड में नीचे से भी हमारी लाइनें लगी होती है। जरूरत पड़े नीचे से हम लगा देते हैं, उसकी ड्रिप सिस्टम लगा देते हैं। इससे हमारी जो है गर्मी भी ठीक रहती है, गर्मी सर्दी का भी कंट्रोल करना पड़ता है। हमारे प्रदेश के कुछ किसान भाई गरीब हैं, लेकिन उनमें से जो किसान भाई अपने प्रक्षेत्र पर पॉली हाउस लगवाना चाहते हैं तो वो इसके लिए क्या करें, आइए जानते हैं। कोई किसान चाहता है कि मैं पॉली हाउस तो बनाना चाहता है, लेकिन उसके पास 15% उपलब्ध नहीं होता है। तो 15% के लिए हमारे जो है सरकार हमें 7% ब्याज पे एक KCC बना रही है। KCC के माध्यम से हम वहाँ से लोन ले करके KCC का पैसा KCC का निकाल करके फिर भी हम 15% पे कर सकते हैं। अगर 15% पे करके फिर ये हमारा जो है पॉली हाउस इसके लिए बनाएंगे। इसके बाद इसको हम हाई ट्रैक में बदल सकते हैं। हाई ट्रैक में बदलना है तो इसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फैन वगैरह लगा करके उसके ये अपने वेंटिलेटर है, ये वेंटिलेटर बंद करके अगर टेम्परेचर बढ़ाना, हीटर वगैरह अंदर लगा करके इसको हाई ट्रैक में बदल देते हैं। अपने हीटिंग कूलिंग से इसको हम जो है कि टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं।
तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि पहाड़ों में बर्फबारी के चलते सर्दी ने फिर से जोर पकड़ लिया है और ऐसे में पाला पड़ने की संभावना की वजह से खुले खेतों में सब्जियों की खेती किसान नहीं कर पाते हैं। किसानों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आज हम जानकारी लाए हैं लो टनल में लौकी, टिंडा, कद्दू इत्यादि की खेती के बारे में, जिससे किसान इन सब्जियों को लगाकर पाले से तो बचा ही सकते हैं, साथ ही साथ अगेती फसल लेकर अच्छी आय भी ले सकते हैं। तो किसान किस प्रकार से करें लो टनल में इन बेल वाली सब्जियों की खेती, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पीसी गढ़वाल। समय कद्दू वर्गीय सब्जियों का समय चल रहा है, जिनको बोने से पहले 1 से 1.5 महीना पहले लगभग अपने को खेत की गहरी जुताई कर लेनी चाहिए और खेत की गहरी जुताई करने के बाद में 2 से 3 हल्की जुताई पाटे के साथ में करें ताकि मिट्टी महीन भुरभुरी हो जाए। किसान भाइयों, इन कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई पूर्व खेत की अंतिम जुताई के समय 200 से 250 क्विंटल सड़ी गली गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। अच्छी उपज लेने के लिए 240 किलोग्राम यूरिया, 500 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 125 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा और यूरिया की 1/3 मात्रा नाली बनाते समय कतार में डालकर खेत में मिला देते हैं। शेष यूरिया की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर फसल की बुआई के 1 माह की अवस्था पर एवं फूल आते समय फसल में देना चाहिए। और उसके बाद में डीएपी लगभग 25 किलो बीघा का मिलाया जाए, म्यूरेट ऑफ पोटाश लगभग 12.5 किलो बीघा का मिलाया जाए और बुआई से पहले इन ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार करके खाइयाँ बना लेनी चाहिए ज़मीन में और 2 खाइयों के बीच की दूरी 2 से 3 मीटर होनी चाहिए और खाई की चौड़ाई लगभग 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और बीजों का फासला हर एक फसल टू फसल अलग अलग होता है, जैसे कि घिया में 1 मीटर तक रखा जाता है और कद्दू में भी 1 मीटर तक रखा जाता है और खरबूजे में लगभग आधा मीटर तक कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अच्छी बढ़वार के लिए आवश्यक है कि खेत को खरपतवार मुक्त रखें ताकि ये खरपतवार फसल के पोषक तत्व नहीं ले सके और फसल से अधिक उत्पादन मिल सके। अगर खरपतवार नियंत्रण करना हुआ तो खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने से पूर्व अपने को पेंडामेथालिन या बेसालिन उपयोग करना चाहिए 1 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से। कद्दू वर्गीय सब्जियों से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्मों का चयन करके ही बुआई करें। तो आप किस प्रकार से करें किस्मों का चयन, आइए ये भी हम आपको बताते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में जैसे अगर देखा जाए घिया में तो इसकी वैरायटी है पूसा नवीन है, पूसा संदेश है, पूसा मेघदूत है, इसके अलावा अर्का बहार है, पंजाब कोमल है, पंजाब राउंड है, ये इसकी वैरायटियां हैं। अब मैं घिया के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जो जैसे कि मैंने बताया कि अर्का बहार जो घिया की वैरायटी है, ये क्या होता है कि पश्च फूल सड़न के प्रति प्रतिरोधी होता है, यानी कि इस वैरायटी में पश्च फूल सड़न आता ही नहीं है। दूसरी जो मैंने पूसा नवीन बताई है, ये वैरायटी लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर इसका फल लंबा होता है और ये जाल के ऊपर आसानी से उगाई जा सकती है। दूसरी जो किस्म है पूसा संदेश, ये किचन गार्डनिंग के लिए यानी कि होम गार्डनिंग के लिए बेस्ट वैरायटी है। और एक जो मैंने वैरायटी बताई है कि पूसा हाइब्रिड 3, ये एक संकर किस्म है जो बहुत ही बढ़िया यील्ड देती है, लगभग 375 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये उपज देती है और जाल वाली फसल के लिए ये एकदम बढ़िया लौकी की फसल है। दूसरी जो मैंने बताई है पंजाब कोमल, ये भी एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है और ये इसमें पत्ती कुंचन रोग होता है, उस पत्ती कुंचन रोग के प्रति सहिष्णु है और हाई यील्डर है, यानी कि उच्च उत्पादक क्षमता ये देती है।
कद्दू की अधिक उपज देने वाली किस्में पूसा विश्वास, पूसा अलंकार, अर्का चंदन। करेला की उन्नत किस्में कोयम्बटूर लौंग, पूसा दो मौसमी, प्रिया, पूसा विशेष, अर्का हरित। अगर इस फसल को बचाना के लिए इसमें क्या होता है, एक उकठा रोग लगता है और या फसल में कई बार डैम्पिंग की भी समस्या आ जाती है, जिसको बचाने के लिए अपने को 2 से 3 ग्राम 22 टिन पर केजी के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, पेठा, खीरा, टिंडा, करेला आदि की अगेती बुआई लो टनल में कर सकते हैं। लो टनल में सब्जियों को उगाने पर पाला, कीट तथा रोगों से पौधों को सुरक्षा मिल जाती है और इन सब्जियों की अगेती फसल लेने से किसानों को इनका अच्छा बाजार भाव मिलने से अधिक मुनाफा होता है। ये तकनीक जो है इस तकनीक का नाम लो टनल्स हैं। जैसे कि अपने को कई किसान भाइयों को अगर जल्दी कद्दू वर्गीय फसलें लगानी होती है तो उसमें जर्मिनेशन नहीं होता है, क्योंकि इस समय पर टेम्परेचर थोड़ा कम चल रहा होता है और अगर जल्दी फसल लेनी होती है तो उस समय पर अपने को उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए थोड़ा सा, ताकि जो बीज है वो आसानी से किसान भाइयों, खेती में हमारे किसान भाई तरह तरह के रासायनिक खादों का इस्तेमाल खेतों में करते हैं, जो मनुष्य के स्वास्थ्य और भूमि की उर्वरता दोनों के लिए नुकसानदायक है। वहीं दूसरी तरफ केंचुआ खाद हमारी फसलों के लिए काफी लाभदायक है। इसके लाभ को देखते हुए हिमाचल प्रदेश जिला सोलन के प्रगतिशील किसान अमर सिंह ने अपने घर में ही केंचुआ खाद तैयार करते हैं अमर सिंह, और अपने खेतों में इस्तेमाल करने के साथ साथ बाजार में अच्छे दामों पर बेचकर करीब 70,000 से 1 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी प्राप्त करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये किसान किस तरह से केंचुआ खाद तैयार करके अच्छा मुनाफा कमाते हैं। केंचुआ खाद बनाने के लिए सबसे पहले तो पशुओं का होना जरूरी है। इस कम से कम 5-7 पशु तो होने ही चाहिए। उसके बाद आपके पास शेड होना चाहिए। शेड जो है, शेड की लंबाई 30 फुट और चौड़ाई 12 से 15 फुट के आसपास होनी चाहिए। इसके अंदर 4 पिट बने हुए हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने में पिट के आकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन किसान भाई ने 12 फुट लंबी, 3 फुट ऊंची और 3 फुट चौड़ी पिट बनाई है। किसान भाइयों, साथ ही पिट का निर्माण करते समय उसमें अतिरिक्त जल निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे पिट में जल भराव की स्थिति नहीं बनती है। इसमें गोबर डालने के लिए पहले जो है ताजा गोबर 5-7 दिन के लिए इकट्ठा करके किनारे में रखा जाता है। 5-7 दिन बाद उससे वहाँ से उठा के केंचुआ इसमें डाला जाता है, पिट में डाला जाता है। उसके साथ ही इसमें केंचुए छोड़े जाते हैं। अगर केंचुओं की बात की जाए तो केंचुए मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो केंचुए ऐसे होते हैं जो जमीन में सुरंग बनाकर 2 मीटर तक जमीन में जा सकते हैं और वह 90% मिट्टी और 10% कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं। दूसरे केंचुए ऐसे होते हैं जो सतह पर चलते हैं। वो 90% कार्बनिक पदार्थ और 10% मिट्टी को खाते हैं। वैसे तो केंचुए की कई प्रजातियां हैं, लेकिन वर्मी खाद बनाने के लिए मुख्यतः 2 से 3 प्रजातियों जैसे एसिना फेटिडा और यूड्रिलस यूजनी का प्रयोग किया जाता है। एक पिट में 5 किलो के करीब केंचुए डालने होते हैं शुरू में, और गोबर जो है इसमें कम से कम कोई 40-50 क्विंटल के आसपास चाहिए एक पिट में। उसके बाद है इसमें थोड़ा सैलाब, इसमें गोबर में सैलाब भी होना जरूरी चाहिए। बहुत ज़्यादा सैलाब भी नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए, सूखा भी नहीं होना चाहिए। अगर वर्मी खाद बनाने में नमी की बात की जाए तो किसान भाइयों को वर्मी खाद बनाते समय इसका मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, चूँकि केंचुआ नमी को बहुत पसंद करता है। यदि आपने नमी की इसमें कमी रखी तो आपको केंचुआ खाद का कम उत्पादन मिलेगा। इस केंचुए के लिए सैलाब जो है बहुत ज़रूरी है। ये काम अपने आप करते रहते हैं, गोबर खाते हैं और उसको ताज़ा गोबर खाते हैं और उसका ब्रीक बनाते रहते हैं। फिर आगे अपने आप चलते रहते हैं, आगे जिधर उनको खुराक मिलती है उधर को चलती रहती है। इसमें सैलाब देने के लिए जब धूप ज़्यादा होती है तो 2-3 दिन बाद थोड़ा हल्का पानी देना पड़ता है, और
ज़्यादा धूप हो, अगर सीधी धूप पड़ती हो इस पर, तो उसके ऊपर घास या पत्तियां वगैरह भी बिछा देनी पड़ती है, जो इसमें डायरेक्ट सीधी धूप ना लगे, ये ज़रूरी होता है। इसमें नमी का खास ध्यान रखना पड़ता है। 2-3 दिन बाद इसको चेक करते रहना पड़ता है। देखा अगर कुछ सूखा हुआ ज़्यादा हो तो इसमें थोड़ी सैलाब दी जाती है, पानी डाला जाता है, थोड़ा थोड़ा छिड़काव पानी का दिया जाता है। बहुत ज़्यादा सैलाब भी नहीं चाहिए जिससे कीचड़ी बन जाए, उसमें भी केंचुए के लिए ख़राब है। और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए। 3 महीने बाद ये केंचुआ खाद तैयार हो जाती है। उसके बाद हमें इसमें से घास, तिनके वगैरह छान कर अलग करने पड़ते हैं। उसके छानने के लिए हमने इसके लिए मशीन लगाई हुई है, ये छन्नी लगाई हुई है, जिसको मोटर से भी चलती है और हाथ से भी चलती है। जो उसको छान कर अलग कर लिया जाता है, तिनके अलग निकाल लिए जाते हैं, उसमें जो कंकर पत्थर हों उन्हें अलग कर लिया जाता है। उसके बाद छान के जो हमारे पास खाद आती है उसे हम इकट्ठा करके कट्टों में भर देते हैं। वो उसमें सैलाब, उसी सैलाब की अवस्था में ही उसे कट्टों में भरना ज़रूरी है। उसकी सैलाब जो है हर वक्त मेंटेन रखनी पड़ती है। अगर वो सूख जाती है तो तब वो उसकी जो है गुणवत्ता जो है वो ख़राब हो जाती है। एक पीट से है हमें 25 बैग के करीब मिल जाते हैं। मेरे पास 4 पीट लगे हुए हैं, तो 3 महीने में जो है 4 पीट से 100 बैग केंचुआ खाद के निकल जाते हैं। इसके बाद हम कट्टों को जो है भरने के बाद उसे बिना धूप वाले कमरे में स्टोर करते हैं, जहाँ जो है इसके डायरेक्ट धूप ना लगे। एक गोबर गैस भी लगाया है, जिससे हमें खाना बनाने के लिए गैस भी मिल जाती है। और जो उसमें से ये सैलरी निकलती है, गोबर निकलती है, उसकी गुणवत्ता भी और अच्छी बन जाती है। उसको हम मिक्स करके इन केंचुआ खाद के बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हमारी इसकी गुणवत्ता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। केंचुआ खाद बनाने के लिए जो है मेरा सारा खर्चा जो है तकरीबन इसके ऊपर कोई 2.5 से 3 लाख के करीब आया है। शेड बनाने और इसके लिए स्टोर करने के लिए, खाद को स्टोर करने के लिए, और ये जो है गोबर गैस बनाने में, इन सब चीज़ों पर तकरीबन 3 लाख के करीब मेरा खर्चा आया है। और इससे मेरी सालाना इनकम तकरीबन 80 से 1 लाख के आसपास है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है नालागढ़ जिला कांगड़ा के कृषक मनोज कुमार ने। यह जाड़े के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो मनोज कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पशुपालक भाई, आए दिन ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिनमें आप देखेंगे कि ठंड के मौसम में आपकी गाय कभी खाना कम खाती है, कभी नहीं खाती है, कभी पतला पैखाना हो जाता है, कभी आपकी गाय उठने बैठने में तकलीफ होती है। इस तरह की तमाम समस्याएं आप किसान बंधुओं को होता होगा। पशुओं में ये सभी समस्याएं ठंड लगने के कारण होती हैं। तो पशुओं को ठंड के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए कौन कौन से जरूरी प्रबंधनों को आप अपनाएं, आइए जानते हैं। आप अधिकतर ठंड के मौसम में गायों को समय से आप बाहर निकालें, जैसे सुबह धूप निकल जाए या फिर तापक्रम कुछ बढ़ जाए तो फिर आप अपने गायों को अपने खटाल से जहां रखते हो वहां से बाहर करें। पशुशाला की नियमित साफ सफाई नहीं करने पर पशुओं के गोबर और मूत्र के कारण गंदगी फैल जाती है, जिसमें कई हानिकारक फफूंद और जीवाणु पनपने लगते हैं, जिनके संपर्क में आने पर पशु घातक रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए पशुशाला की नियमित साफ सफाई कर चूना या राख का भुरकाव करना चाहिए, जिससे पशुशाला में नमी कम रहेगी। साथ ही सप्ताह में 1 बार लाल दवा से पशुशाला की सफाई करें। पशुओं का संतुलित आहार प्रबंधन।
ठंड के मौसम में पशुओं के संतुलित आहार का समुचित प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने पर पशु कमजोर हो जाते हैं और उन्हें ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दुधारू पशुओं को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार देना चाहिए, जिसको आप अपने स्तर पर बनाकर पशुओं को खिला सकते हैं। इसके लिए मुख्य अवयव इस प्रकार से हैं। अगर आप खटाल में रखते हैं उससे चारों तरफ से ढक के रखें, ठंडी हवा का प्रकोप न हो और आपकी गायों में ठंड का प्रकोप नहीं पड़े। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कैसे तैयार करें सेब की नर्सरी में स्वस्थ पौध। लहसुन की अधिक उपज के लिए फसल में आवश्यक कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।